दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि क्या विजय वही रास्ता तय कर रहे हैं जो कभी एमजीआर ने तय किया था। और इस तुलना के पीछे ठोस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण भी मौजूद हैं। अगर फिल्मों से शुरू करें तो एमजीआर सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक मसीहा इमेज वाले सुपरस्टार थे, जिनकी फिल्मों में वो गरीबों के रक्षक, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नायक और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में उभरते थे। यही इमेज बाद में उनकी राजनीतिक पहचान की नींव बनी। ठीक इसी तरह विजय की फिल्मों जैसे गिल्ली, मर्सल, सरकार और मास्टर में भी स्पष्ट राजनीतिक सब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जहां वो सिस्टम से लड़ने वाले, आम जनता की आवाज उठाने वाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वाले किरदार निभाते रहे। और यही कारण है कि उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी ऑफ स्क्रीन राजनीति में ट्रांसलेट होती दिख रही है। एमजीआर की फिल्म आदिमाई पेनन ने जिस तरह अपने समय में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड बनाए और एक सांस्कृतिक लहर पैदा की, उसी तरह विजय की गिल्ली ने न केवल रिकॉर्ड तोड़े बल्कि उन्हें नई पीढ़ी का सबसे बड़ा मास हीरो स्थापित किया। और ये महज संयोग नहीं है कि दोनों कलाकारों ने अपने अपने दौर में दर्शकों के दिलों पर एक स्थायी छाप छोड़ी, जो बाद में वोट बैंक में बदलने की क्षमता रखती थी। अब अगर राजनीतिक यात्रा की तुलना करें तो एमजीआर ने 1972 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम की स्थापना की, यानी कि AIADMK, जब उन्होंने डीएमके से अलग होकर अपनी राह बनाई। उस समय भी राजनीतिक विश्लेषकों को लगा कि एक अभिनेता की पार्टी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन एमजीआर ने अपनी लोकप्रियता, कल्याणकारी योजनाओं और मजबूत संगठन के दम पर न सिर्फ सत्ता हासिल की बल्कि 3 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे। वहीं दूसरी ओर विजय ने टीवीके की स्थापना के महज 2 साल के भीतर 2026 के चुनाव में 107 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया कि वो भी पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ी समानता फैन बेस का राजनीतिक कैडर में रूपांतरण है। एमजीआर के पास एक विशाल फैन क्लब नेटवर्क था, जिसे उन्होंने चुनावी मशीनरी में बदला, और विजय ने भी यही रणनीति अपनाई, जहां उनके लाखों प्रशंसकों को बूथ स्तर तक सक्रिय किया गया, जिससे पार्टी को जमीनी मजबूती मिली। हालांकि दोनों के दौर में एक बड़ा अंतर भी है। एमजीआर का समय एक सीमित मीडिया युग का था, जहां सिनेमा और जनसभाएं ही मुख्य माध्यम थे, जबकि विजय डिजिटल युग में राजनीति कर रहे हैं, जहां सोशल मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और माइक्रो मैनेजमेंट चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और इस लिहाज से विजय की चुनौती ज्यादा जटिल है। नीतिगत स्तर पर भी तुलना दिलचस्प है। एमजीआर ने वेलफेयर पॉलिटिक्स को केंद्र में रखा, जिसमें मुफ्त राशन, मिड डे मील जैसी योजनाएं शामिल थीं, जबकि विजय ने भी अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम जैसे वादों पर जोर दिया है। यानी दोनों ही नेताओं ने जनहित को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। लेकिन जहां एमजीआर ने एक स्थापित पार्टी डीएमके से अलग होकर अपनी पहचान बनाई, वहीं विजय पूरी तरह एक थर्ड फोर्स के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने डीएमके और AIADMK दोनों को एक साथ चुनौती दी है। और यही उनकी राजनीति को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। चुनावी नतीजों के संदर्भ में देखें तो 107 सीटों के साथ टीवीके का सबसे बड़ा दल बनना इस बात का संकेत है कि जनता ने उन्हें एक गंभीर राजनीतिक विकल्प के रूप में स्वीकार किया है, ठीक वैसे ही जैसे 1970 के दशक में एमजीआर को स्वीकार किया गया था। हालांकि विजय अभी बहुमत से दूर हैं और उन्हें सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत होगी, जो उनके लिए अगली बड़ी परीक्षा होगी। अंततः ये कहना गलत नहीं होगा कि विजय और एमजीआर के बीच तुलना केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक भी है। दोनों ने फिल्मों के जरिए एक मास अपील बनाई, दोनों ने उस अपील को राजनीति में बदला और दोनों ने पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को चुनौती दी। लेकिन जहां एमजीआर ने अपने समय में एक स्थायी राजनीतिक विरासत स्थापित की, वहीं विजय अभी उस यात्रा की शुरुआत में हैं और आने वाले वर्षों में ये तय होगा कि क्या वो भी एमजीआर की तरह तमिलनाडु की राजनीति में एक स्थायी और निर्णायक अध्याय लिख पाते हैं या नहीं।